हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल। आज मैं आपको कैपिटल बजटिंग का चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, कुछ इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन कराऊंगी। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर ये कंटिन्यूटी में इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। इसके अंदर क्या कहता है, क्यों हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं, क्या मतलब है। कैपिटल बजटिंग में बिजनेस को इवैल्यूएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा प्रोजेक्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला के देगा, तो हम उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो उसी प्रोजेक्ट को हमें कई सारी टेक्निक्स के थ्रू हम उसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस को आप इस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे पेपर में, क्योंकि मैंने क्रिस्प पॉइंट बताए आपको सिर्फ। तो क्या कह रहा है, पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कैपिटल बजटिंग की जो सिग्निफिकेंस है वो किस लिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल बजटिंग की जाती है कि भाई इन्वेस्ट हम करें राइट एसेट में, सही एसेट में हमारा इन्वेस्टमेंट हो ताकि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती रहे। फिर है ह्यूज रिस्क कंट्रोल। रिस्क को एनालिसिस करना पड़ता है पहले ही, ऐसे नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर बाद में आपको पता चला कि इस तो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क था। ठीक है, उसे एनालिसिस करते हैं। फिर ऑप्टिमल ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। फंड को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगाना होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो जो हमारे पास फंड्स होते हैं वो बहुत स्केर्सिटी में होते हैं, रिसोर्सेज बहुत स्केर्स होते हैं, तो हम इसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगाते हैं। ठीक है, फिर है फंड मैनेजमेंट। फिक्स एसेट्स को सही इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो सही फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, इसे फंड मैनेजमेंट कहते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का क्या मतलब है, जो भी कंपनी का गोल या विजन है उसके साथ आपका एक्सपेंडिचर मैच होना चाहिए। अब आपका गोल है कि आप 1 करोड़ का टर्नओवर करो और आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आप तो अपने विजन को मैच ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से ये कैपिटल बजटिंग में एनालिसिस किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे, अब आ जाते हैं हम टेक्निक्स पे, तो टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल बजटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सफिशिएंट कैश रिसीट्स ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट। देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर आप पैसा लगाते हो कहीं पर भी, किसी भी बिज़नेस में, अगर आप सपोज़ 1 लाख रुपया लगाते हो और आपको 5 साल के लिए आपको हर महीने 30-30 हज़ार रुपये आएंगे। ठीक है, हर साल 30-30 हज़ार रुपये आएंगे, तो 5 साल के लिए कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। और आपने पैसा कितना लगाया, 1 लाख लगाया। ठीक है, तो 50,000 का ऑन एन एवरेज, अगर हम डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा हो रहा है 50,000 का। तो यही हमें निकालना होता है कि जो रिसिट्स होंगी, जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट बेसिकली एसेट्स होती हैं। ठीक है, अगर आप एक एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपया और वो आप अपनी लाइफ में 1 लाख से ज़्यादा कमा के आपको देती है, तो फ़ायदा हो गया ना। तो वही है, फाइंड द सफिशिएंट कैश रिसिट्स ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स, टेक्निक्स के टाइप्स क्या है, पहला है नॉन डिस्काउंटिंग। ठीक है, फिर होता है दूसरा डिस्काउंटिंग टेक्निक। पहला है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग मेथड। ठीक है, तो अब सबसे पहले नॉन डिस्काउंटिंग देखते हैं। इसके अंदर पहली जो टेक्निक आएगी वो होगी पे बैक पीरियड, कि आप कितने समय के अंदर अंदर उस जो मशीनरी में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसे रिकवर कर लोगे, वो वाला पीरियड निकालना होता है, इसमें पे बैक पीरियड कहते हैं। इसका मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी अभी आपको। फिर होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब, कि आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में। फिर डिस्काउंटिंग मेथड में ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। IRR को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर हमारा PI होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है। तो ये हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक में निकलता है। इसके क्वेश्चन हम आगे करते हैं, धीरे धीरे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पे बैक पीरियड क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो ये थ्योरी थी हमारी जो हमने पढ़ ली अभी,
ठीक है। अब मैं बताऊंगी पे बैक पीरियड क्या होता है। व्हेन एनुअल इनफ्लोज आर सेम, एनुअल इनफ्लोज आर सेम का क्या मतलब है, तो इसके अंदर व्हेन एनुअल इनफ्लो सेम, इसका मतलब क्या होता है, आपका जो इनफ्लो था, इनफ्लो आपका सेम है, मतलब जो भी इनकम आपको रिसीव हो रही है उस प्रोजेक्ट से वो सेम है हर साल में। जैसे 30,000 अगर मिल रहा है तो हर साल आपको 30,000 ही मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है तो हर साल आपको 40,000 मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका इनफ्लो सेम है तो उसके अंदर आपका पेबैक पीरियड का ये फॉर्मूला लगेगा। क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने पैसा किया, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आप वो अमाउंट लिखोगे, फिर इसके बाद एनुअल कैश इनफ्लो लिखेंगे, ठीक है, वो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन कैश फ्लो आर डिफरेंट, जब कैश फ्लोज आर डिफरेंट, देखो प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन में डिफरेंट वाला ही आता है, ठीक है, सेम वाला तो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, डिफरेंट वाला आएगा। इसमें क्या है कि किसी साल आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ साल का, किसी साल आपको 50,000, किसी साल 30,000, किसी साल 70,000, इस तरीके से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो कि अनइवन है। डिफरेंट मीन्स जो कि क्या है, अनइवन। तो पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, इस तरीके से करेंगे। व्हेन कैश फ्लो आर डिफरेंट अनइवन, ये बता रही हूँ, तो पे बैक पीरियड क्या होगा, यहाँ जो भी ईयर है ना वो लिखेंगे। देखो इसके अंदर 2 ईयर होंगे, इसके अंदर क्या होता है, अब मैं क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा, पहले आप फॉर्मूला देख लो। ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेस क्यूमुलेटिव ईयर का जो भी इनफ्लो है ना, विच नियर, जो आपका वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आसपास का है उसे लिखेंगे आप। फिर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ बॉटम ईयर, बॉटम ईयर का कैश फ्लो जो क्यूमुलेटिव होगा उसको लेस कर देंगे अपर ईयर के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लो इन 6 ईयर्स। क्या कह रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए का हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस 2 लाख को हम कब तक वसूल कर पाएंगे, 6 साल के अंदर वसूल कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं, हमको कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 1 से 6 साल तक ये जो मशीनरी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये चलेगा, और इन 6 साल में ये कितना कमा के दे रही है ये लिखा हुआ है कि पहले साल में 70,000, फिर 60, फिर 60, 55, 40, 30 एंड 25,000, इस तरीके से हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पे बैक पीरियड इफ कैश इनफ्लो नॉट सेम। पे बैक पीरियड क्या होगा अगर कैश इनफ्लो सेम नहीं है या फिर अनइवन है, ठीक है। अनइवन इसी को कहते हैं एक जैसा नहीं है कैश इनफ्लो। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ईयर्स लिखिए, कैश इनफ्लो लिखिए, फिर आप इसको ऐड करके लिखते जाइए। सबसे पहले 70,000 लिख देंगे, फिर 70 + 60,000 1,30,000, फिर क्या होगा 130 + 55 185, 185 + 40 225, फिर 225 + 30 255,000 आ जाएगा, फिर 255,000 + 25 2,80,000 आ जाएगा। अब देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, अब किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए हमको कितना रुपया चाहिए, हमें रिकवर कितना करना है, 2 लाख रुपये। अब 2 लाख रुपये कौन से साल में रिकवर हो रहे हैं, क्यूमुलेट कीजिए, इसे क्यूमुलेट किया तो देखिए हमें रिसीव हो जाएगा 2 लाख रुपया तीसरे साल में, नहीं चौथे साल में तो ज़्यादा मिल रहा है हमको, 2,25,000 मिल रहा है, तो तीसरे साल और चौथे साल के बीच में हमको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मतलब एक्चुअल में 3 ईयर्स तो होंगे, लेकिन प्लस होगा इसके अंदर, कुछ टाइम प्लस हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 साल के बीच में मिलेगा पैसा 2 लाख रुपया। अब इसको हम प्लस करेंगे, जो फॉर्मूले में बताया था, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी 2 लाख रुपीज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप लेस करेंगे ये वाला अमाउंट, जो आपका अपर अमाउंट है ना, जो आपने ईयर लिखा है 3, जो 3 वाला क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है उसे लिखेंगे, फिर आप लेस कर देंगे जो आपका बॉटम वाला है 225, इसको लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे जो 3 ईयर्स वाला था ना 1,85,000, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 3 और प्लस इसको लेस करेंगे तो 15,000, इसको लेस करेंगे तो 40,000, और फिर इसको ये आ जाएगा, आपको डिवाइड करेंगे तो 0.375, तो 3 + 0.375 आपका आ जाएगा 3 ईयर्स एंड 375 ईयर्स, मतलब ये भी डेज़ में ही आएंगे कुछ, ठीक है। तो ये आपका पे बैक पीरियड आएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है।
अब मैं आगे आपको और अपनी फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको और टेक्निक्स बताऊँगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊँगी। थैंक यू एवरीवन।